बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर से टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एटॉमिक रेडियस वाला या एटॉमिक साइज़ वाला। इस टॉपिक में आज हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक रेडियस के बारे में। एटॉमिक रेडियस क्या होता है, क्यों हम एटॉमिक साइज़ को या एटॉमिक रेडियस को फ्री फॉर्म में एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते, पीरियोडिक ट्रेंड क्या है, पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एटॉमिक रेडियस है, जो एटॉमिक साइज़ है, वो किस तरह से चेंज होता है, ग्रुप्स के अंदर किस तरह से चेंज आती है, इसके बाद पीरियड के अंदर किस तरह से चेंज आती है और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं एटॉमिक साइज़ को या एटॉमिक रेडियस को। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें, डिफाइन इसे हम करते हैं द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल। किसी भी एटम के न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल तक का जो डिस्टेंस होता है, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल तक का जो डिस्टेंस होता है, कंसिडरिंग द एटम एज स्फीयर। हमने एटम को स्फीयर कंसिडर करना है। जिस तरह से फुटबॉल होती है, बॉल एक स्फीयर होती है, उस तरह से एटम को हमने एक स्फीयर कंसिडर करना है। स्फीयर कंसिडर करते हुए न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल तक का जो डिस्टेंस होगा उसको हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं। अब आउटर मोस्ट शेल हम कौन सा शेल लेंगे जिसके अंदर आखिरी इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा, जिसके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा, उस शेल को हम आउटर मोस्ट लेंगे। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में है तो वो आउटर मोस्ट होगा, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन फोर्थ शेल में है तो वो आउटर मोस्ट होगा। क्योंकि बोहर के मॉडल में हमने पढ़ रखा है कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इन्फिनिट नंबर ऑफ शेल्स होते हैं। अब उनमें से आउटर मोस्ट कौन सा कंसिडर करेंगे, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा, उस शेल को हम आउटर मोस्ट शेल कंसिडर करेंगे। एटॉमिक रेडियस को किन यूनिट्स में मेजर किया जाता है? अमूमन पाइकोमीटर में मेजर करते हैं, नैनोमीटर में मेजर करते हैं या एंगस्ट्रॉम में मेजर किया जाता है। तो इन यूनिट्स के अंदर एटॉमिक रेडियस को मेजर किया जाता है। अब अगर हम बात करें कि एटॉमिक रेडियस को प्रिसाइसली हम क्यों मेजर नहीं कर सकते, उसकी रीज़न क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और इसकी रीज़न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एटॉमिक रेडियस जो है उसको प्रिसाइसली क्यों मेजर नहीं किया जा सकता। तो इसकी दो रीज़न्स हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर एटॉमिक रेडियस को हम प्रिसाइसली मेजर नहीं कर सकते। पहली रीज़न क्या है? देयर इज़ नो शार्प बाउंड्री ऑफ एटम। देयर इज़ नो शार्प बाउंड्री ऑफ एटम। एटम की कोई भी फिक्स या शार्प बाउंड्री नहीं होती। हम ये नहीं कह सकते कि जो आउटर मोस्ट शेल है वो बस यहीं तक रहेगा, इससे एक्सपेंड नहीं करेगा या इससे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। जो बाउंड्री होती है एटम की वो शार्प नहीं होती। जो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी होती है, जो इलेक्ट्रॉन की मुमकिनात होती है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, वो चेंज होती रहती है। कभी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर भी जा सकता है जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, कभी न्यूक्लियस के करीब भी आ सकता है। क्योंकि हमें पता है कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इन्फिनिट नंबर ऑफ शेल्स होते हैं। फर्स्ट शेल, फर्स्ट के बाद फिर सेकंड शेल आएगा, फिर सेकंड के बाद थर्ड शेल आएगा, थर्ड के बाद फोर्थ शेल आएगा। इस तरह से फिफ्थ, सिक्स्थ, इन्फिनिट नंबर ऑफ शेल्स होते हैं किसी भी न्यूक्लियस के, एटम के न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। अब सपोज एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है थर्ड शेल के अंदर, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, तो ये इसका आउटर मोस्ट शेल होगा, जो थर्ड शेल होगा। अब हमने एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन के बारे में पढ़ा हुआ है कि एटम्स जो होते हैं वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। इलेक्ट्रॉन एक्साइट भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट भी हो सकते हैं। तो हो सकता है किसी भी लम्हे ये इलेक्ट्रॉन, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक्साइट हो जाए, मतलब हायर शेल में चला जाए। जब ये हायर शेल में चला जाएगा तो इसका साइज़ एक्सपेंड हो जाएगा, साइज़ बढ़ जाएगा, क्योंकि अब आउटर मोस्ट शेल जो होगा वो फोर्थ शेल होगा। या ऐसा भी हो सकता है कि ये किसी लम्हे किसी वजह से एनर्जी को रिलीज़ करके सेकंड शेल में आ जाए। अगर सेकंड शेल में जगह है तो ये सेकंड शेल में आ जाए, तो फिर इसका साइज़ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, साइज़ कम हो जाएगा। अब जो आउटर मोस्ट शेल होगा वो कौन सा होगा? वो सेकंड शेल होगा। बताने का मकसद ये है कि जो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द पाए जाने की मुमकिनात है, वो चेंज होती रहती है। यानी एटम का साइज़ बढ़ता कम होता रहता है। एनर्जी चेंजेस के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर थोड़ी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो सकते हैं, थोड़ी एनर्जी रिलीज़ कर दी तो इलेक्ट्रॉन जो है वो डी एक्साइट हो सकते हैं। इस वजह से
किसी भी लम्हे के ऊपर हो सकता है हम साइज़ मेजर करें वो कुछ और आए, और कुछ टाइम बाद साइज़ मेजर किया जाए तो वो कुछ और आए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो चेंज होती रहती है। सेकंड रीज़न क्या है? सेकंड रीज़न है अफेक्ट ऑफ नेबरिंग एटम्स। अफेक्ट ऑफ नेबरिंग एटम्स। नेबरिंग एटम्स, अगर किसी एटम के पास, जिस एटम का हम साइज़ मेजर करना चाहते हैं, उसके पास कोई दूसरा एटम मौजूद हो, तो जो दूसरा एटम होता है उसके इलेक्ट्रॉन्स या उसका जो न्यूक्लियस होता है वो भी पहले एटम जिसका साइज़ हम मेजर करना चाहते हैं उसकी इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी को अफेक्ट कर सकता है। सपोज़ ये एक ए एटम है जिसका साइज़ हम मेजर करना चाहते हैं, और एक बी एटम है जो कि इसके आसपास मौजूद है। अब इस बी एटम का जो न्यूक्लियस होगा या बी एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस ए को अफेक्ट करेंगे, ए एटम्स के इलेक्ट्रॉन को अफेक्ट करेंगे। हो सकता है इस बी की वजह से इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले शेल में चले जाएं, एक्साइट हो जाएं, साइज़ थोड़ा एक्सपेंड हो जाए, या ये भी हो सकता है इस बी की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो डी एक्साइट हो जाएं, यानी लोअर शेल के अंदर चले जाएं, साइज़ कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। तो अगर किसी एटम के इर्द गिर्द आसपास कोई दूसरा एटम मौजूद है, उस दूसरे एटम की जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोबेबिलिटी है वो भी इस एटम के साइज़ को अफेक्ट करती है। तो इसलिए फ्री फॉर्म में तो किसी भी एटम का जो साइज़ है उसको मेजर करना पॉसिबल नहीं है, एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं आती। अलबत्ता ऐसी टेक्निक्स डेवलप कर ली गई हैं जिनकी मदद से बॉन्डेड फॉर्म में हम साइज़ को मेजर कर सकते हैं। सपोज़ एक एटम ने किसी दूसरे एटम के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है, या एक एटम ने दूसरे एटम के साथ आयनिक बॉन्ड बनाया हुआ है, आयंस की फॉर्म में है, तो इस फॉर्म्स के अंदर हम साइज़ को मेजर कर सकते हैं। टेक्निक्स हैं जिनको अप्लाई करते हुए हम कोवलेंट रेडियस, जब कोवलेंट बॉन्ड बना हो उस फॉर्म में जब हम साइज़ मेजर करेंगे उसे कोवलेंट रेडियस कहेंगे, और जब आयंस बने होंगे आयंस की फॉर्म में साइज़ मेजर करेंगे तो उसे आयनिक रेडियस कहेंगे। यानी इस फॉर्म के अंदर कोवलेंट रेडियस फाइंड किया जा सकता है, आयनिक रेडियस फाइंड किया जा सकता है, लेकिन फ्री फॉर्म के अंदर एटम का जो रेडियस है उसे मेजर करना जो है पॉसिबल नहीं होता। इसके बाद अगर हम बात करें कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, पीरियोडिक टेबल के अंदर हमें पता है 118 एलिमेंट्स हैं, और तमाम एलिमेंट्स, तमाम एटम का जो साइज़ है वो डिफरेंट होता है, किसी का साइज़ बड़ा होता है, किसी का साइज़ छोटा होता है। यही हमने पढ़ना है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जब हम पीरियड्स के अंदर मूव करते हैं या ग्रुप्स के अंदर मूव करते हैं तो चेंजेस किस तरह से आती हैं, जो साइज़ है वो किस तरह से चेंज होता है, कौन से फैक्टर हैं जो एटम के साइज़ को अफेक्ट करते हैं जिनकी वजह से एटम के साइजेस चेंज हो सकते हैं। तो उन फैक्टर्स को आपने अच्छी तरह से देखना है, क्योंकि वही फैक्टर जितने भी हम पीरियोडिक ट्रेंड पढ़ेंगे, कोवलेंट रेडियस पढ़ेंगे, इसके बाद आयनिक रेडियस आएगा, फिर आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, जो भी हम पढ़ेंगे इन तमाम ट्रेंड्स के अंदर ये फैक्टर्स कॉमन होंगे। यानी ये इन फैक्टर्स की हम बात करेंगे तो आपने इन फैक्टर्स को यहीं पे अच्छी तरह देख लेना है। सबसे पहला फैक्टर है नंबर ऑफ शेल्स। इसको तो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। नंबर ऑफ़ शेल्स का आपको पता है, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल बढ़ते जाएंगे तो साइज़ जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा। तो जो शेल्स होते हैं ये साइज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, चाहे वो एटॉमिक रेडियस हो, कोवलेंट रेडियस हो या आयनिक रेडियस हो, जो शेल्स होते हैं वो रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। दूसरे नंबर पे है न्यूक्लियर चार्ज। जैसे कि नाम से ही ऑब्वियस है, न्यूक्लियर चार्ज का मतलब है कि जो न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज होता है, और न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज किस वजह से आता है, वो आता है प्रोटॉन्स की वजह से। तो जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो क्या होते हैं, वो होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। किसी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स ज़्यादा होंगे हम कहेंगे उसका उतना ही न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, और जितने प्रोटॉन्स ज़्यादा होंगे उतना ही जो साइज़ होगा वो कम होता जाएगा, डिक्रीज़ होता जाएगा। यानी जो न्यूक्लियर चार्ज है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज़ के, या रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। चार्ज बढ़ेगा तो साइज़ जो होगा वो कम होगा। और तीसरा फैक्टर जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है,
शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट, पहले तो ये शील्डिंग इफेक्ट होता क्या है उसको हम समझ लेते हैं। शील्डिंग इफेक्ट हम क्या, शील्ड का मतलब होता है रुकावट बनना या किसी चीज़ को रोकना। अगर हम किसी चीज़ के आगे कोई रुकावट खड़ी कर दें तो हम कहते हैं कि ये शील्ड है। इसी तरह से जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सपोज इस फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस तरह से सेकंड शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, और इस तरह से थर्ड शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब ये जो इनर इलेक्ट्रॉन है, आउटर हो गया थर्ड शेल, ये वाला थर्ड शेल जहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये जो इनर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मौजूद हैं ये न्यूक्लियस की फोर्स को रोकते हैं, न्यूक्लियस की फोर्स को रोकते हैं आउटर इलेक्ट्रॉन्स तक पहुंचने के लिए। ये जो फर्स्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस की फोर्स को कम करेंगे, सेकंड शेल वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो न्यूक्लियस की फोर्स को कम महसूस करेंगे। किस वजह से? इस फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन की वजह से। जो थर्ड शेल के इलेक्ट्रॉन होंगे वो और न्यूक्लियस की फोर्स को कम महसूस करेंगे। क्यों कम महसूस करेंगे? क्योंकि अब इसके रास्ते में 2 शेल्स आ रहे हैं। पहला शेल, पहले शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद है, दूसरे शेल में भी इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन के दरमियान में, ये दरमियान वाले इलेक्ट्रॉन जिनको हम इनर इलेक्ट्रॉन या इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस की फोर्स को यहाँ तक पहुँचने में रोकते हैं। इसी इफेक्ट को हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। इसी चीज़ को शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट का नाम दिया जाता है। तो इसको शील्डिंग इफेक्ट को हम डिफाइन कैसे करते हैं? द डिक्रीज इन अट्रैक्शन, द डिक्रीज इन अट्रैक्शन, यानी अट्रैक्शन में कमी आती है। किस वजह से? द डिक्रीज इन अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू इनर इलेक्ट्रॉन्स या इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स, जो दरमियानी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दरमियान वाले शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी वजह से न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो अट्रैक्शन है उसमें कमी आ जाती है ड्यू टू इनर इलेक्ट्रॉन्स। और इसी इफेक्ट को क्या हम कहते हैं? इज नोन एज शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट, या इसी को हम स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो अब इस शील्डिंग इफेक्ट का असर क्या होता है? देखो, जब ये न्यूक्लियस की फोर्स को ब्लॉक करेंगे दरमियान वाले इलेक्ट्रॉन, तो न्यूक्लियस का जो होल्ड होगा वो आउटर इलेक्ट्रॉन पे कम हो जाएगा। जब होल्ड कम होगा तो आउटर इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सपेंड करना शुरू कर देंगे, न्यूक्लियस से दूर जाना शुरू हो जाएंगे। तो जितनी ये शील्डिंग ज़्यादा होगी, जितना शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, उतना ही जो साइज़ होगा वो एक्सपेंड करता जाएगा। तो इसका मतलब है कि शील्डिंग इफेक्ट जो होता है, शील्डिंग इफेक्ट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज़ के और रेडियस के। अब शील्डिंग इफेक्ट के साथ और भी बहुत से कॉन्सेप्ट जुड़े हुए हैं, हमने पहले पढ़ रखे हैं। शायद आपको उनके बारे में इल्म हो, शायद आपको उनके बारे में इल्म ना हो, लेकिन थोड़ा सा हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। हमने बोहर के मॉडल में फार्मूला पढ़ा था रेडियस का। वो फार्मूला था 0.529 एंगस्ट्रॉम इंटू एन स्क्वायर। ये जो n है यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स को रिप्रेजेंट करता है। अगर यहाँ पे 1 पुट कर दें तो पहले शेल का रेडियस आ जाएगा, 2 पुट कर दें तो सेकंड शेल का, 3 पुट कर दें तो थर्ड शेल का। जब हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.529 एंगस्ट्रॉम। ये फर्स्ट शेल का रेडियस। सेकंड शेल का रेडियस 0.529, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो इतना रेडियस आएगा। मल्टीप्लाई खुद करके इसको देख लीजिएगा। थर्ड शेल का रेडियस 0.529 इंटू 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा एंगस्ट्रॉम। यानी जिस तरह से हम
हायर शेल्स की तरफ मूव करते हैं रेडियस बढ़ता है। लेकिन अगर आप एक चीज़ नोट करें कि जो रेडियस है वो एग्जैक्टली डबल नहीं हो रहा हर शेल के बाद। देखो फर्स्ट शेल का रेडियस 0.529 है, लेकिन सेकंड शेल का रेडियस इससे 2 टाइम्स ज़्यादा नहीं है, बल्कि कितना ज़्यादा है, इससे 4 टाइम्स ज़्यादा है, इससे 4 टाइम्स ज़्यादा है। इस तरह से जब हम सेकंड से थर्ड शेल में जाते हैं तो रेडियस डबल नहीं होता, उससे डबल नहीं होता, बल्कि उससे ज़्यादा बढ़ता है रेडियस। अब इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न भी कहीं ना कहीं शील्डिंग इफेक्ट में छुपी हुई है कि जो इन शेल्स के अंदर पहले और दूसरे शेल्स के अंदर, पहले शेल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस की फोर्स को रोक रहे हैं सेकंड शेल तक पहुंचने में, सेकंड शेल के इलेक्ट्रॉन्स तक पहुंचने में, इसीलिए होल्ड कम हो रहा है न्यूक्लियस का सेकंड शेल के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर और वो शेल एक्सपेंड कर जाता है, इसीलिए रेडियस एग्जैक्टली डबल नहीं होता। यही रीज़न है कि जब हम अपवर्ड मूव करेंगे वो फोर्स मज़ीद कम होती जाएगी न्यूक्लियस की, और जितनी फोर्स कम होती जाएगी उतना ही जो साइज़ होगा वो एक्सपेंड करता जाएगा। एक और बात इसमें आपने जहन में रखनी है कि ये रास्ते मखसूस नहीं होते, मतलब हम ये नहीं कहते कि ये रास्ता है और इस रास्ते के अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। जहां इलेक्ट्रॉन घूमेंगे वहां रास्ता बनेगा, रास्ते के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं घूम रहे। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूमना शुरू कर दे तो हम इसी को शेल या ऑर्बिट कंसिडर करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाए और यहाँ पे आके घूमना शुरू कर दे तो इसको हम शेल या ऑर्बिट कंसिडर करेंगे। यानी जो ऑर्बिट बनते हैं ये कोई मखसूस नहीं है, यानी ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देगा न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, वहीं पे वो ऑर्बिट। अब हमने पीछे भी पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है वो चेंज होती रहती है, कभी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर चला जाता है, कभी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब आ जाता है। यानी जो साइजेज हैं वो चेंज होते रहते हैं। वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितना दूर मूव कर रहा है। जितना दूर मूव कर रहा है तो वही रास्ता बन जाएगा, वही ऑर्बिट बन जाएगा। तो शील्डिंग इफेक्ट को हमने समझ लिया कि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके दरमियान में जितने ज़्यादा शेल्स आएंगे, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, उतना ही शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, और जितना शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा उतना ही रेडियस भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये 3 फैक्टर्स को आपने अच्छी तरह से जहन में रखना है। नंबर ऑफ शेल्स, इसका रेडियस के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, न्यूक्लियर चार्ज का रेडियस के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है, शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, और इसका जो रेडियस है उसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है। अब इन्हीं फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए हम पीरियोडिक ट्रेंड को डिस्कस करेंगे कि पीरियड्स के अंदर और ग्रुप्स के अंदर जो एटॉमिक रेडियस है वो किस तरह से चेंज होता है। पीरियड्स और ग्रुप्स का हमें पता है कि पीरियोडिक टेबल में जो हॉरिजेंटल रॉज हैं, जो इस तरह से रॉज हैं इस साइड को जाती हैं, उनको पीरियड्स कहते हैं, और जो ऊपर से नीचे को कॉलम्स आते हैं इनको ग्रुप्स कहते हैं। तो इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। हॉरिजेंटल रॉज पीरियड होती हैं और जो नीचे को कॉलम आ रहे होते हैं उनको ग्रुप्स कहते हैं। पहले हम पीरियड्स में डिस्कस करते हैं कि पीरियड्स के अंदर किस तरह से रेडियस चेंज होता है। आपने उन फैक्टर्स को मद्देनज़र रखना है जो मैंने इधर लिखे हुए हैं इस साइड के ऊपर। आपको ये पता होना चाहिए कि पीरियड्स के अंदर शेल्स में क्या चेंज आता है, न्यूक्लियर चार्ज में क्या चेंज आता है, और शील्डिंग इफेक्ट में क्या चेंज आता है। अगर आपको ये पता चल गया तो फिर ट्रेंड को एक्सप्लेन करना मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। देखिए किसी भी पीरियड में जब हम मूव करते हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, चाहे पहला पीरियड हो, दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो या 7वां पीरियड हो, तो जो शेल है वो सेम रहता है, जो आउटर मोस्ट शेल है वो सेम रहता है। अगर हम सेकंड पीरियड के अंदर मूव कर रहे हैं तो जो आउटर मोस्ट शेल होगा वो सेकंड ही रहेगा। सिर्फ फ़र्क क्या आएगा, जब हम मूव करते जाएंगे तो न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन बढ़ता जाएगा और आउटर शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा। लेकिन जो आउटर शेल होगा वो सेकंड पीरियड के अंदर सेकंड ही होगा, थर्ड पीरियड के अंदर जो आउटर शेल होगा वो थर्ड होगा, फोर्थ पीरियड के अंदर जो आउटर शेल होगा वो फोर्थ होगा। बताने का मकसद ये है कि पीरियड के अंदर शेल्स चेंज नहीं होते। अगर शेल्स चेंज नहीं होंगे तो इसका मतलब है कि शील्डिंग इफेक्ट भी फिर चेंज नहीं होगा।
ना शेल बढ़ेंगे ना शील्डिंग इफेक्ट चेंज होगा। सिर्फ कौन सी चीज़ चेंज हो रही है, न्यूक्लियर चार्ज। जब हम बढ़ते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, न्यूक्लियस के अंदर एक एक प्रोटॉन बढ़ता जाता है और न्यूक्लियर चार्ज का साइज के ऊपर क्या इफेक्ट है, इनवर्स रिलेशन है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज कम होगा। फॉर एग्जांपल सेकंड पीरियड के एलिमेंट हैं, सेकंड पीरियड के लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। अब अगर हम यहाँ से देखें इसका एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये जो एटॉमिक नंबर है ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को शो करता है। एक एक प्रोटॉन बढ़ रहा है। अगर एक एक प्रोटॉन बढ़ेगा तो एक एक इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेगा, लेकिन जो आउटर मोस्ट शेल होगा वो कौन सा रहेगा, वो सेकंड ही रहेगा। चूँकि आउटर मोस्ट शेल सेम रहता है तो शील्डिंग इफेक्ट भी तकरीबन सेम ही रहेगा। न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से जो रेडियस है, जो साइज है, वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। इसका मतलब है जब हम किसी भी पीरियड में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आते हैं तो जो रेडियस है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। किस वजह से, ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने की वजह से नंबर ऑफ शेल्स एंड शील्डिंग इफेक्ट रिमेन सेम। ना शेल्स चेंज होते हैं ना ही शील्डिंग इफेक्ट चेंज होता है। सेकंड पीरियड के अंदर ये इफेक्ट ज़्यादा प्रोमिनेंट है, लेकिन जैसे जैसे हम नीचे की तरफ मूव करते जाते हैं तो ये जो इफेक्ट होता है ये कम प्रोमिनेंट होता जाता है। थर्ड पीरियड के अंदर जाएंगे तो ज़ाहिरी बात है शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा। सेकंड पीरियड के अंदर शील्डिंग इफेक्ट थोड़ा कम होता है, थर्ड पीरियड में शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि हम थर्ड शेल की बात कर रहे हैं। दरमियान में दो शेल्स आ जाएंगे, फर्स्ट और सेकंड। जब हम फोर्थ पीरियड में आएंगे तो आउटर शेल फोर्थ हो जाएगा, दरमियान में तीन शेल आ जाएंगे, यानी शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जाएगा। और हमने बात की है कि शील्डिंग इफेक्ट के बढ़ने से जो न्यूक्लियस की फोर्स है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक, वो वीक हो जाती है। इसलिए जो डिक्रीज इन साइज है वो सेकंड पीरियड में ज़्यादा प्रोमिनेंट है, थर्ड में उससे कम, फोर्थ में उससे कम, फिफ्थ में उससे कम। जिस तरह से हम ये नीचे आते जाएंगे साइज डिक्रीज तो होगा लेकिन उतना प्रोमिनेंट नहीं होगा जितना सेकंड पीरियड के अंदर होता है। थर्ड पीरियड के अंदर कम प्रोमिनेंट हो जाएगा, फोर्थ में उससे कम, फिफ्थ में, सिक्स्थ में, इस तरह से सेवंथ में। अब अगर हम ग्रुप्स की बात करें, जब हम ग्रुप्स की बात करते हैं तो हम डाउन द ग्रुप, ठीक है। पीरियड की बात करेंगे तो पीरियड में हम हमेशा बात करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। और जब ग्रुप की बात करेंगे तो टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम हम बात करेंगे। किसी भी ग्रुप की मदद से आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पहला ग्रुप है अल्कली मेटल्स वाला, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये अल्कली मेटल्स हैं। अब जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं, ये फर्स्ट पीरियड, ये सेकंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ पीरियड और ये सेवन्थ पीरियड। अब मैंने आपको बताया कि जो पीरियड नंबर होगा वही आउटर मोस्ट शेल होगा। इसका मतलब है जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो एक एक शेल बढ़ता जाता है। शेल बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा, ये तो सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। शेल्स के बढ़ने से शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ेगा, क्योंकि दरमियान में शेल बढ़ते जाएंगे तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जाएगा। और इन दोनों के बढ़ने से, इन दोनों के बढ़ने से क्या होता है, इन दोनों के बढ़ने से जो साइज़ है वो इंक्रीज़ होता है। इसका मतलब है जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं किसी भी ग्रुप के अंदर तो जो साइज़ है वो क्या होता है, जो रेडियस है वो क्या होता है, वो इंक्रीज़ होता है ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स एंड शील्डिंग इफेक्ट। हालांकि नीचे की तरफ आने से न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स भी बढ़ते हैं, लेकिन वो जो इफेक्ट होता है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होता। जो इफेक्ट डोमिनेट करता है वो ये वाला होता है, नंबर ऑफ शेल्स और शील्डिंग इफेक्ट। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। मतलब प्रोटॉन तो बढ़ रहे हैं, इसमें 1 प्रोटॉन है, इसमें 3 प्रोटॉन है, इसके अंदर 11 प्रोटॉन है। इस तरह से नीचे की तरफ आएंगे तो प्रोटॉन बढ़ते जाएंगे, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने का पीरियड्स के ग्रुप्स के अंदर जो इफेक्ट होता है वो डोमिनेट नहीं करता। ग्रुप के अंदर कौन सा इफेक्ट डोमिनेट करता है, शेल्स के बढ़ने का और शील्डिंग इफेक्ट के बढ़ने का, क्योंकि शेल्स बढ़ रहे हैं, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, इसलिए जो रेडियस होगा ग्रुप्स के अंदर वो क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। तो यही कुछ बातें थी एटॉमिक रेडियस के बारे में। कुछ ज़्यादा मैंने इसको डिटेल में डिस्कस किया ताकि जो आने वाले लेक्चर्स हैं वो आपको आसानी से समझ में आ जाएं। इन इफ़ेक्ट्स को आपने
जो फैक्टर फैक्टिंग है इनको अच्छी तरह से देख लेना है क्योंकि ये बार बार इस्तेमाल होंगे। इसके बाद साइजेस का आपने स्पेशली ख्याल रखना है क्योंकि अगली जितनी भी बातें हैं आयोनाइजेशन एनर्जी में भी हम साइज़ की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में भी करेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी में भी करेंगे। ये एक दूसरे के साथ सारे कॉन्सेप्ट कनेक्टेड हैं, तो इसलिए इसको आपने अच्छी तरह से रीड करके अच्छी तरह से समझ के जाना है। जो हम रेडियस के बारे में पढ़ेंगे, एटॉमिक रेडियस, फिर इसके बाद कोवलेंट रेडियस है, आयनिक रेडियस, इन रेडियस को आप अच्छी तरह से समझोगे फिर आपको आयोनाइजेशन एनर्जी भी समझ आएगी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी समझ आएगी और उसके बाद इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की भी अच्छे से समझ आएगी। तो अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको बताएं ताकि वो भी हेल्प ले सकें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।